हर पल आपके साथ। नमस्कार, हर्पल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो चलिए रुक करते हैं कुछ अहम खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम योगी ने किया मुफ्त कार्यक्रम राशन वितरण का शुभारंभ। अगले 3 महीने तक 15 करोड़ गरीबों को मिलेगा मुफ्त राशन। सीएम योगी ने खुद लोगों को बांटा राशन। एटा में बीजेपी का बूथ सम्मेलन। 12 जिलों के 30,000 बूथ अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र। सीएम योगी और जेपी नड्डा ने दिया जीत का मंत्र। श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण से जुड़ेगा हर मठ मंदिर। लोकार्पण का 91,000 स्थानों पर होगा लाइव प्रसारण। रिसेप्शन पार्टी में पहुंचे सीएम योगी, वर वधू को दिया आशीर्वाद। सीएम योगी का पगड़ी पहनाकर किया गया स्वागत। हरियाणा के सीएम खट्टर ने भी की शिरकत। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में सीएम पुष्कर धामी ने किया विकास योजनाओं का शिलान्यास। लगभग 90 करोड़ की विकास योजनाओं का हुआ शिलान्यास। सीएम ने कहा, हम युवाओं की प्रतिभाओं का राज्य हित में उपयोग करना चाहते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को होली तक 2 गुना मुफ्त राशन वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अब इस योजना के तहत गरीबों को दाल, नमक, चीनी और तेल भी दिया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने योजना भवन के पास स्थित सरकारी राशन की दुकान पर खुद भी लोगों को राशन के पैकेट दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के समय इस योजना का प्रारंभ किया गया था, जिसके बाद रामनवमी से दिवाली तक लगभग 7 महीने गरीबों को मुफ्त अनाज दिया गया और अब दीपावली से होली तक अनाज का वितरण किया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि ये डबल इंजन सरकार की सफलता है कि बीजेपी सरकार ने कोरोना के मुश्किल समय में भी किसी गरीब को भूखे पेट नहीं सोने दिया। उन्होंने कहा कि सबको सुरक्षा, सबको सम्मान, भूखा न रहे कोई इंसान, इसी मूल सिद्धांत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और नेतृत्व में निःशुल्क राशन वितरण का महाअभियान चलाया जा रहा है। भाइयों बहनों, प्रदेश सरकार आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की एक बड़ी योजना को आगे बढ़ा रही है। कोरोना महामारी इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है। दुनिया के अंदर अनेक देश इस महामारी की तीसरी जो वेव है उसकी चपेट में है। उत्तर प्रदेश में सत्ता वापसी की पुरजोर कोशिशों में जुटी भारतीय जनता पार्टी आज ब्रज क्षेत्र में अपना चुनावी बिगुल फूंकने जा रही है। एटा में बीजेपी का बूथ सम्मेलन कार्यक्रम है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। इस सम्मेलन जेपी नड्डा ने ब्रिज के करीब 12 जिलों के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया और 30,000 से ज्यादा बूथ अध्यक्षों को संबोधित किया। वहीं इस सम्मेलन में 65 सीटों के कार्यकर्ता शामिल हुए। यहाँ पर मैं बड़े गौरव के साथ कह सकता हूं कि मुझे एक ऐसी पार्टी का अध्यक्ष बनने का सौभाग्य मिला है। जब कोरोना आया तो सारी पार्टियां क्वारंटाइन हो गई, हाइबरनेशन में चली गई, आइसोलेशन में चली गई। कोई कार्यकर्ता घर से बाहर नहीं दिखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जान को हथेली में लेकर राष्ट्र की सेवा में निकल गया। ये भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बागपत पहुंचे हैं। यहां वो सांसद सत्यपाल सिंह के बेटे की रिसेप्शन पार्टी में पहुंचे। यहां पर सीएम योगी का स्वागत 84 खाप के चौधरी सुरेंद्र सिंह ने पगड़ी पहनकर किया। इस दौरान सीएम योगी ने सांसद सत्यपाल सिंह के बेटे और बहू को आशीर्वाद दिया। करीब 20 मिनट तक सीएम योगी बागपत में ही रहे। उसके बाद सीएम स्थानीय नेताओं से मुलाकात करने के लिए रवाना हो गए। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में सीएम योगी के साथ गन्ना मंत्री सुरेश राणा और बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। श्री
श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण से पहले रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वाराणसी आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन, श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण समेत चौबेपुर में स्वसर्वेद महामंदिर के कार्यक्रम का सीएम योगी जायजा लेंगे। साथ ही सभी मंत्रियों के साथ तैयारियों पर बातचीत करेंगे। इस दौरान सीएम काशी विश्वनाथ मंदिर, गंगा घाट, प्रधानमंत्री के ठहरने के स्थान बरेका और चौबेपुर के सर्ववेद महामंदिर का स्थलीय निरीक्षण भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पीएम के काशी प्रस्ताव तक वाराणसी में रहेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रविवार को गाजीपुर दौरे पर रहे। उन्होंने रविवार की सुबह लखनऊ के लिए प्रस्थान किया और उसके बाद गाजीपुर के जंगीपुर विधानसभा के भंडसर गांव पहुंचे, जहां से डिप्टी सीएम जिले के कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ईट राइट मेला का भी शुभारंभ किया। राजभर समाज के नेताओं ने रविवार को बीजेपी की सदस्यता ली। इस मौके पर योगी सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश को अपना नाम बदलकर असलम राजभर कर लेना चाहिए। राजभर समाज बीजेपी के साथ है और 2022 में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनाने के लिए कटिबद्ध है। इस मौके पर कानून मंत्री ब्रजेश पाठक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी समेत बीजेपी के कई बड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। बीजेपी 12 और 13 दिसंबर को सदस्यता अभियान के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रदेश के सभी बूथों में विशेष सदस्यता अभियान चलाएगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियां अपने अपने अभियान में लगी हुई हैं। इसी कड़ी में बीजेपी ने भी प्रदेश में सदस्यता अभियान चला रखा है, जिसमें उन्होंने करीब 53 लाख नए सदस्य बनाए हैं। कानपुर में रविवार को एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी की रैली हुई। जीआईसी ग्राउंड में इस रैली का आयोजन किया गया। रैली को दलित शोषित वंचित रैली का नाम दिया गया। रैली के दौरान ओवैसी ने सपा, बसपा और बीजेपी पर निशाना साधा। आपको बता दें कि कानपुर में रविवार को एआईएमआईएम ने शोषित वंचित समाज सम्मेलन का आयोजन किया। इटावा में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने अपने आवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। साथ ही 2022 के चुनाव को लेकर तैयारियों को धार दी। आपको बता दें कि शिवपाल सिंह यादव का जसवंत नगर शुरू से ही गढ़ रहा है और जसवंत नगर से शिवपाल सिंह यादव मौजूदा विधायक भी हैं। जसवंत नगर विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। 2022 में जसवंत नगर सीट पर किसकी मोहर लगेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। इसी को लेकर शिवपाल यादव अभी से चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए पार्टियों के नेताओं के बीच दल बदल का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी कड़ी में रविवार को कांग्रेस के दिग्गज नेता आरपीएन सिंह ने बीजेपी कार्यालय में बीजेपी का दामन थाम लिया है, जिसके बाद कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। किसान कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया। इसके बाद 11 दिसंबर को किसानों ने दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों से अपने घर के लिए वापस जाने लगे हैं। कैराना पानीपत बाईपास के पास रविवार को भारतीय किसान यूनियन ने एक धन्यवाद किसान महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत का जोरदार स्वागत किया गया। जिसके बाद भाकियू नेता राकेश टिकैत ने महापंचायत को संबोधित किया। वहीं भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के पदाधिकारियों ने महापंचायत की तैयारियां शुरू कर दी हैं। यूपी के बुलंदशहर में बिजली कनेक्शन न मिलने से नाराज भाकियों का गुलावठी थाने पर धरना शुरू हो गया। समाधान दिवस के दौरान तेवतियापुरम में बिजली कनेक्शन की मांग को लेकर थाने पर भाकियों कार्यकर्ता महिलाओं के साथ धरना दे रहे हैं। आपको बता दें कि विभाग के एक्सईएन भी थाने पहुंचे हैं। वन विभाग, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और WWF की 20 सदस्यों की 3 टीमें जलीय
जंतु डॉल्फिन की गिनती में जुटी है। इसी क्रम में टीम बुलंदशहर के कर्णवास नरोड़ा गंगा पहुंची। यहां भी टीम ने डॉल्फिन की गिनती की। आपको बता दें कि इस बार बिल्कुल नए तरीके से डॉल्फिन की गणना की जा रही है। गंगा नदी में पाई जाने वाली गंगा डॉल्फिन, जिसे भारतीय एक्टिव एनिमल का दर्जा प्राप्त है, उसकी साइंटिफिक गणना उत्तर प्रदेश वन विभाग, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और WWF की संयुक्त टीमें डॉल्फिन की नई पद्धति के आधार पर गणना कर रही है। इस साल डायरेक्ट साइटिंग के अलावा तकनीकी यंत्रों का उपयोग कर डॉल्फिन की तरंगों की स्टडी की जा रही है। इको सुनार तकनीकी से सतह के आसपास भी डॉल्फिन की गिनती की जा रही है। गणना हो रही है, इसमें WII के और WWF के ये गणना इसमें कर रहे हैं। इसकी गणना ये चल रही है 4 तारीख से 20 तारीख तक इनको करनी है, कानपुर तक बिजनौर से। और हमारा ये क्षेत्र पड़ रहा है मैं ये कर्णवास नरोड़ा, इसमें ज़्यादा ये डॉल्फिन दिखाई देती है, जो रामसर साइड भी है। यूपी के कासगंज में सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जनपद के समस्त विकास खंडों में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूरे जनपद में 274 नवविवाहित जोड़ों ने विवाह किया। प्रशासन की ओर से प्रत्येक जोड़े के विवाह पर 51,000 रुपए का खर्चा किया गया। आपको बता दें, सामूहिक विवाह में 274 निर्धन परिवार की कन्याओं का विवाह कराया गया। विकास खंड कासगंज और सोरो में विधायक सदर देवेंद्र सिंह राजपूत समेत कई अधिकारियों ने भी सभी नवविवाहित को आशीर्वाद दिया। आज हमारे समस्त ब्लॉकों पे ये सामूहिक विवाह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आज के दिनांक में 278 कुल शादियाँ करवाई गई हैं संपन्न, जिसमें जो भी लाभार्थी या कपल के अनुसार दिया जाता है वो पूरी धनराशि। मैनपुरी आबकारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री ने श्रीदेवी मेला पंडाल में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आयोजित भव्य समारोह में पहुंचकर 371 नवविवाहित दंपतियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में अनूठी योजना लागू कर गरीब परिवारों के मां बाप के सर से बेटी की शादी का बोझ कम कर दिया है। एक शादी पर 51,000 खर्च किए गए हैं। इस भव्य समारोह में वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। मेरठ में आज एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां टेम्पो ने एक कार को टक्कर मार दी। दरअसल अवनीश नाम का युवक मेरठ की ओर से परिवार के साथ अपने गांव जा रहा था। तभी एक टेम्पो ट्रैक्टर ट्रॉली को ओवरटेक करने के चक्कर में गाड़ी में जाकर टकरा गया, जिसके बाद टेम्पो कार से टकरा गया। बता दें कि इस हादसे में कार को काफी नुकसान हुआ है। मुजफ्फरनगर में 17 छात्राओं के साथ प्रैक्टिकल के नाम पर छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। इस मामले में मुजफ्फरनगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं अब इस मामले पर सियासत गरमा गई है। छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के मामले को संसद में उठाने वाले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह मुजफ्फरनगर पहुंचे। इस दौरान वो पीड़ित छात्राओं के परिवार से मिले और उन्हें जल्द से जल्द न्याय दिलाने की बात कही। वहीं इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। अलीगढ़ जिले के थाना अकराबाद क्षेत्र में एक दृष्टिहीन युवक के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां बुजुर्ग को मृत दिखाकर भतीजे ने उसकी जमीन अपने नाम कर ली। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब बुजुर्ग तहसील पहुंचकर 12 बीघा जमीन के कागजात निकलवाने लगा। जब उसने जमीन के कागज देखे तो उसके होश उड़ गए। दरअसल जमीन कागजों में बुजुर्ग का नाम गायब था। बताया जा रहा है कि रिटायर्ड पुलिसकर्मी भतीजे ने तहसीलदारों और लेखपाल की मदद से बुजुर्ग का मृत्यु प्रमाण पत्र दिखाकर उसकी सारी जमीन अपने नाम कर ली। फिलहाल पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस में कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जमीन 12 बीघा अमर सिंह ने अपने नाम करा लिया। मृत्यु के प्रमाण पत्र दर्शा अचानक ही एक फर्द ने कलवाई खतौनी। अच्छा, तो उसने लिखी आई। थाने गए हम 2 बार गए। कप्तान साहब के आदेश लेके। अच्छा, तो उन्होंने कह दी ना कोई FIR नहीं है किसी की। अब जाओ ना। मामला ये हुआ है कि इनकी 12 बीघा जमीन और जो है अमर सिंह सनो मिहिलाल सिंह उन्होंने मृत्यु प्रमाण पत्र लगा करके और लेखपाल से सबकी मिली भगत से इनकी जमीन अपने नाम करा ली।
प्रयागराज में 10 दिन बाद कोरोना का एक नया केस सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी पुष्टि की है, लेकिन विभाग ने स्पष्ट किया है कि उसमें ओमिक्रॉन का खतरा नहीं है। शनिवार की TruNet लैब की जांच में कोविड-19 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोविड-19 के नोडल अधिकारी डॉक्टर AK तिवारी ने बताया कि जिस महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है वो शहर के अल्लापुर क्षेत्र की रहने वाली है। फीवर आने के बाद वो शहर के एक अस्पताल में भर्ती थी और वहां उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, इसलिए उसके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए नहीं भेजा है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी क्षेत्रों में ठंड बढ़नी शुरू हो गई है। आपको बता दें, पहाड़ों की ओर से चल रही शीतलहर की वजह से पश्चिमी यूपी के जिलों में ठंड बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार इस हफ्ते में दिन और रात को तापमान में काफी गिरावट हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे में नोएडा और गाजियाबाद में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक पहुंच सकता है, जबकि अधिकतम तापमान भी 23 डिग्री तक रहने का अनुमान है। आने वाले दिनों में सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा। इस दौरान 5 से 10 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। इससे प्रदूषण में भी सुधार होगा। आपको बता दें कि फिलहाल नोएडा और ग्रेटर नोएडा में AQI 200 के आसपास तो गाजियाबाद में 250 के आसपास दर्ज किया जा रहा है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हर पल न्यूज़। हर पल आपके साथ।